सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में कभी असली कॉन्फिडेंस महसूस ही न कर पाए, अगर डर हर बार आपके बड़े फैसलों को रोक देता रहे, अगर लोग आपको बार बार अंडर एस्टिमेट करते रहें, तो क्या आप सच में वो अल्फा बन सकते हैं जो अपनी दुनिया का बॉस बनता है? आज ज्ञान जंक्शन पर हम बात करने वाले हैं जॉन विंटर्स की किताब अल्फा माइंडसेट की, एक ऐसी ब्लूप्रिंट जो डर को तोड़ना सिखाती है, कॉन्फिडेंस को भीतर से बिल्ड करना सिखाती है और रिलेशनशिप्स में आपकी प्रेजेंस को पावरफुल बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जिंदगी में जीतना एक सचेत फैसला क्यों है? ज्यादातर लोग जीत को एक मंजिल समझते हैं। उन्हें लगता है कि जीत किसी दिन अचानक उनके जीवन में आएगी, जब पैसा आ जाएगा, जब पहचान मिल जाएगी, जब लोग उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जॉन विंटर्स इस किताब में शुरुआत से ही एक बात साफ कर देते हैं। जीत कोई मंजिल नहीं है, जीत एक निर्णय है, और ये निर्णय किसी खास दिन नहीं, हर दिन लेना पड़ता है। तुम सोचते हो कि जीत बड़े मौकों से आती है, लेकिन असली जीत छोटे छोटे फैसलों से बनती है। सुबह जब अलार्म बजता है और तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं, उठ जाना या फिर 5 मिनट और सो जाना, वहीं से जीत और हार की दिशा तय होने लगती है। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन यही छोटे फैसले तुम्हारी आदतें बनाते हैं, और आदतें तुम्हारा भविष्य। अधिकतर लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे जागरूक होकर निर्णय नहीं लेते। वे बहाव में बहते रहते हैं। जो सामने आता है वही कर लेते हैं, जो आसान लगता है वही चुन लेते हैं, और धीरे धीरे ये आसान रास्ता उन्हें औसत बना देता है। जीतने वाले लोग अलग क्या करते हैं? वे अपने हर फैसले को समझदारी से लेते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या ये निर्णय मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर? अगर कोई काम असुविधाजनक है, कठिन है, लेकिन सही है, तो वे उसे चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीत आराम के क्षेत्र से बाहर मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उन्होंने कितनी बार डर के कारण सही मौका छोड़ दिया। डर हमेशा रहेगा, संदेह भी रहेगा, आलोचना भी होगी, लेकिन जीत का निर्णय लेने वाला इंसान इन चीजों को बहाना नहीं बनाता। वो उन्हें चुनौती मानता है। जब तुम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हो, तभी तुम सच में जीत की दिशा में कदम रखते हो। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे असफल होने के लिए कोई और दोषी नहीं है, न परिवार, न समाज, न परिस्थितियां। ये स्वीकार करना कि मेरी हालत का कारण मैं हूं, यही पहला साहसी कदम है, और यही कदम तुम्हें सामान्य भीड़ से अलग करता है। किताब ये समझाती है कि जीत पहले दिमाग में बनती है। अगर तुम्हारे विचार कमजोर हैं, तो तुम्हारे फैसले भी कमजोर होंगे, और अगर फैसले कमजोर हैं, तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। तुम्हें हर दिन ये तय करना होगा कि तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। क्या तुम वो हो जो कठिनाई देखते ही पीछे हट जाता है, या वो जो कहता है, मैं कोशिश करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो? जीतने का निर्णय लेने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी। हार तो आएगी, लेकिन फर्क यह है कि हार तुम्हें तोड़ेगी नहीं, बल्कि सिखाएगी। जो लोग हार को अंत मान लेते हैं, वे हार जाते हैं। जो लोग हार को पाठ मानते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीत बाहरी प्रशंसा से नहीं मापी जाती। असली जीत वह है जब तुम अपने डर पर काबू पाते हो, जब तुम अपने आलस्य को हराते हो, जब तुम अपने पुराने कमजोर संस्करण से बेहतर बनते हो। हर दिन तुम्हारे सामने 2 विकल्प होते हैं, सुविधा या विकास, डर या साहस, बहाना या जिम्मेदारी। तुम जो भी चुनते हो, वही तुम्हारी दिशा बन जाता है। इसलिए जीत कोई भाग्य की देन नहीं है, ये एक जागरूक, दोहराया जाने वाला निर्णय है। और ये निर्णय जितनी जल्दी तुम समझ लेते हो, उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तब तुम्हारे भीतर एक अलग ऊर्जा पैदा होती है।
तुम शिकायत करना बंद करते हो, तुम इंतजार करना बंद करते हो, तुम तुलना करना बंद करते हो, तुम काम करना शुरू करते हो। यही जीत है और इस अध्याय का सार यही है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो पहले यह तय करो कि तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, अपने निर्णयों के मालिक हो। जीत कोई दूर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे आज के फैसले में छिपी है। चैप्टर 2, दिमाग की मशीन कैसे काम करती है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि तुम्हारी हर आदत, हर प्रतिक्रिया, हर डर, सबकी जड़ यही है। जॉन विंटर्स इस अध्याय में दिमाग को एक मशीन की तरह समझाते हैं, एक ऐसी मशीन जो हमेशा चालू रहती है। तुम सो रहे हो तब भी, तुम आराम कर रहे हो तब भी, ये लगातार सोच रही है, गिन रही है, तुलना कर रही है, निर्णय बना रही है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इस मशीन के मालिक नहीं होते, वे उसके गुलाम होते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, कई बार तुम कोई काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हो। दिमाग तुरंत तस्वीर बना देता है, अगर मैं असफल हो गया तो, और फिर वो तुम्हें बचाने के लिए पीछे हटने की सलाह देता है। दिमाग का पहला काम है तुम्हें सुरक्षित रखना। वो जोखिम से डरता है, वो अनजान रास्तों से बचना चाहता है, उसे परिचित चीजों में आराम मिलता है। यही कारण है कि जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो तो अंदर से आवाज आती है, छोड़ो, रहने दो। ये आवाज तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर तुम हर बार इसी आवाज को सच मान लेते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिमाग अनुभवों से ढलता है, जो तुम बार बार सोचते हो वही मजबूत होता जाता है। अगर तुम रोज अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मान लेता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो दिमाग उसी अनुसार व्यवहार करने लगेगा। धीरे धीरे ये सोच तुम्हारी पहचान बन जाती है। ये मशीन 2 तरीकों से काम करती है, आदत और भावना के माध्यम से। जब तुम कोई काम बार बार करते हो तो वो आसान हो जाता है, दिमाग उसे स्वचालित बना देता है। इसलिए बुरी आदतें भी आसान लगती है और अच्छी आदतें शुरुआत में कठिन। भावनाएं भी दिमाग का एक शक्तिशाली हिस्सा है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, उत्साह, ये सब तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर तुम भावनाओं के बहाव में बहते रहोगे तो तुम्हारे फैसले अस्थिर होंगे। लेकिन अगर तुम भावनाओं को देख सको, समझ सको और उनके बावजूद सही कदम उठा सको, तभी तुम इस मशीन के मालिक बनोगे। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने विचारों के दर्शक हो। जब कोई नकारात्मक विचार आता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उसे तुरंत सच मत मानो। उसे देखो, पूछो, क्या यह वास्तव में सच है या सिर्फ डर बोल रहा है? जैसे ही तुम अपने विचारों को परखना शुरू करते हो, तुम दिमाग की मशीन पर नियंत्रण पाने लगते हो। यह नियंत्रण अचानक नहीं आता, यह अभ्यास से आता है। हर दिन थोड़ी देर अपने विचारों को देखना, अपने निर्णयों पर ध्यान देना, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना, यही शुरुआत है। जब तुम समझ जाते हो कि दिमाग सुरक्षा चाहता है और विकास जोखिम चाहता है, तब तुम्हें पता चल जाता है कि कब तुम्हें अपनी सीमाएं तोड़नी है। दिमाग तुम्हें आराम की ओर खींचेगा, लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हें उसे दिशा देनी होगी। ये मशीन शक्तिशाली है, अगर ये अनियंत्रित रहे तो तुम्हें पीछे रोकेगी। अगर तुम इसे साध लो तो ये तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इसलिए बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। पहले दिमाग को समझो, फिर उसे प्रशिक्षित करो और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे फैसले बदल रहे हैं, तुम्हारी आदतें बदल रही हैं और तुम्हारी जिंदगी भी। चैप्टर 3, एक पुरुष के रूप में अपने पूरे सामर्थ्य से दोबारा कैसे जुड़े। हर पुरुष के अंदर एक प्राकृतिक शक्ति होती है, आगे बढ़ने की, निर्माण करने की, नेतृत्व करने की। लेकिन समय के साथ ये शक्ति धुंधली पड़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, असफलताएं मिलती है, आलोचना सुननी पड़ती है
और धीरे धीरे वो अपने असली स्वरूप से दूर होता चला जाता है। जॉन विंटर्स इस अध्याय में एक सख्त लेकिन सच बात कहते हैं। तुम्हारे अंदर जो आग थी वो बुझी नहीं है, वो बस दब गई है। बचपन में तुम निडर थे, तुम्हें गिरने का डर नहीं था, तुम सवाल पूछते थे, तुम बड़े सपने देखते थे। फिर जीवन ने तुम्हें सिखाया, इतना मत सोचो, ज्यादा मत बोलो, जो सुरक्षित है वही करो। धीरे धीरे तुमने जोखिम लेना कम कर दिया, तुमने अपने सपनों का आकार छोटा कर लिया, तुमने अपनी आवाज को धीमा कर दिया। और एक दिन तुमने महसूस किया, तुम काम तो कर रहे हो लेकिन भीतर से खाली हो। इस अध्याय का उद्देश्य तुम्हें ये याद दिलाना है कि तुम्हारा पूरा सामर्थ्य अभी भी तुम्हारे अंदर है, लेकिन उससे जुड़ने के लिए तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला, अपने डर का सामना करना। डर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम उससे भागते रहोगे तो वह और बड़ा होगा। जब तुम किसी छोटे डर का भी सामना करते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगता है। दूसरा, अपने शरीर और मन का सम्मान करना। कमजोर दिनचर्या, असंतुलित जीवन, आलस्य, ये सब तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। जब तुम अपने शरीर को मजबूत बनाते हो, अनुशासन अपनाते हो, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने लगती है। शरीर और मन अलग नहीं है, एक मजबूत होगा तो दूसरा भी मजबूत होगा। तीसरा, स्पष्ट लक्ष्य बनाना। जिस पुरुष के पास दिशा नहीं होती, उसकी शक्ति बिखर जाती है, लेकिन जब लक्ष्य साफ होता है तो ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है। यही केंद्रित ऊर्जा असली परिवर्तन लाती है। बहुत से पुरुष दूसरों को खुश करने में इतना समय लगा देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। वे हर किसी की स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, जब तक तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे, दुनिया भी नहीं करेगी। अपने पूरे सामर्थ्य से जुड़ने का मतलब है अपनी सीमाएं पहचानना और उन्हें तोड़ने का निर्णय लेना। यह आसान नहीं होगा, तुम्हें असुविधा होगी, तुम्हें अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन यही प्रक्रिया तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। तुम्हारे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, दबाव सहने की क्षमता है, लेकिन ये सब तभी प्रकट होगा जब तुम खुद को चुनौती दोगे। इस अध्याय का सार ये है, तुम टूटा हुआ संस्करण नहीं हो, तुम अधूरा संस्करण नहीं हो, तुम बस भूला हुआ संस्करण हो। जैसे ही तुम अपने डर का सामना करते हो, अपने शरीर और मन को अनुशासित करते हो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हो, तुम अपने असली स्वरूप से फिर जुड़ने लगते हो। तुम्हें किसी और की अनुमति की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर के उस पुरुष को जगाना है जो अब तक सोया हुआ था। और जब वो जागता है तो तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी आवाज बदलती है, तुम्हारे फैसले बदलते हैं और फिर दुनिया भी तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। चैप्टर 4, जिंदगी में अपना मिशन कैसे खोजें। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। वे पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन भीतर एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं? यही वो बिंदु है जहां मिशन का प्रश्न जन्म लेता है। जॉन विंटर्स इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जिस व्यक्ति के पास मिशन नहीं होता, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, और जिस व्यक्ति के पास मिशन होता है, उसकी साधारण कोशिशें भी असाधारण परिणाम देने लगती है। मिशन कोई अचानक आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। ये कोई जादुई संकेत नहीं है जो एक दिन तुम्हें मिल जाए और सब कुछ साफ हो जाए। मिशन दरअसल तुम्हारी गहरी इच्छाओं, तुम्हारी क्षमताओं और तुम्हारे मूल्यों का मेल है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन जीना है, किस तरह का प्रभाव छोड़ना है और किन सिद्धांतों पर खड़ा रहना है, तभी मिशन आकार लेने लगता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी वास्तविक चाहत को पहचान ही नहीं पाते। परिवार क्या चाहता है, समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या सोचेंगे, इन सब के शोर में अपनी अंदर की आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है।
मिशन खोजने की पहली शर्त है ईमानदारी। तुम्हें खुद से पूछना होगा कि वास्तव में तुम्हें किस चीज में अर्थ महसूस होता है। वो कौन सा काम है जिसे करते समय तुम्हें समय का ध्यान नहीं रहता? वो कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए तुम कठिनाई सहने को तैयार हो? मिशन हमेशा आसान रास्ता नहीं देता, बल्कि वो ऐसा रास्ता देता है जो तुम्हें चुनौती देता है और तुम्हें विकसित करता है। अगर कोई लक्ष्य तुम्हें थोड़ा डराता नहीं, थोड़ा असुविधाजनक नहीं लगता, तो संभव है कि वो तुम्हारे सामर्थ्य से छोटा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिम्मेदारी। मिशन का अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं होता, ये इस बात से भी जुड़ा है कि तुम अपने आसपास की दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हो। जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ स्वयं तक सीमित होता है तो प्रेरणा जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम से दूसरों को लाभ होगा, समाज में कुछ बेहतर होगा, तब तुम्हारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं हैं। उनके पास आगे बढ़ने का कारण होता है। मिशन खोजने की प्रक्रिया में धैर्य भी जरूरी है। ये एक दिन में तय नहीं होता। तुम्हें प्रयोग करने होंगे, गलतियां करनी होंगी, अनुभव जुटाने होंगे। कई बार तुम एक दिशा में जाओगे और महसूस करोगे कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो गए, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम स्पष्टता की ओर बढ़ रहे हो। हर अनुभव तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम क्या नहीं चाहते, और यही समझ अंततः तुम्हें यह जानने में मदद करती है कि तुम क्या चाहते हो। ये अध्याय ये भी बताता है कि मिशन स्थिर नहीं होता। जैसे जैसे तुम बढ़ते हो, तुम्हारी समझ गहरी होती है, तुम्हारा उद्देश्य भी विकसित हो सकता है, लेकिन उसका मूल हमेशा एक ही रहता है, तुम्हारी सच्चाई। जब तुम अपने मूल्यों से समझौता करते हो, तो चाहे बाहरी सफलता कितनी भी मिल जाए, भीतर संतोष नहीं आता। इसलिए मिशन खोजने का अर्थ है अपने मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करना। तुम किन बातों पर कभी समझौता नहीं करोगे? तुम्हारे लिए सम्मान, ईमानदारी, साहस का क्या अर्थ है? जब ये बातें स्पष्ट होती हैं, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान का केंद्रित होना। बिना मिशन के व्यक्ति हर अवसर के पीछे भागता है। आज ये काम, कल दूसरा काम, परसों कोई नया विचार। परिणाम ये होता है कि वो कहीं भी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब मिशन स्पष्ट होता है, तो तुम्हें पता होता है कि किन अवसरों को स्वीकार करना है और किन्हें छोड़ देना है। ये स्पष्टता समय और ऊर्जा दोनों बचाती है। मिशन तुम्हें अनुशासन सिखाता है। जब उद्देश्य बड़ा होता है, तो छोटी मोटी असुविधाएं तुम्हें रोक नहीं पाती। तुम देर तक काम कर सकते हो, कठिन अभ्यास कर सकते हो, आलोचना सह सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। यही वो अंतर है जो साधारण और असाधारण व्यक्तियों के बीच दिखाई देता है। दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है और दूसरे के पास नहीं। अंततः मिशन कोई बाहरी पहचान नहीं है, ये भीतर की प्रतिबद्धता है। जब तुम ये तय कर लेते हो कि तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण होगा, कि तुम औसत पर संतुष्ट नहीं रहोगे, कि तुम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करोगे, उसी क्षण तुम्हारा मिशन आकार लेने लगता है। उसे शब्दों में ढालने में समय लग सकता है, लेकिन उसका बीज तुम्हारे निर्णय में ही होता है। इस अध्याय का सार यही है कि यदि तुम दिशा चाहते हो, तो पहले स्पष्टता खोजो। यदि तुम स्पष्टता चाहते हो, तो पहले ईमानदारी अपनाओ। और यदि तुम सच में अपना मिशन पाना चाहते हो, तो भीड़ की आवाज से थोड़ा दूर जाकर अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि अंत में वही आवाज तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हारा काम सिर्फ जीविका नहीं, बल्कि एक उद्देश्य बन जाएगा। चैप्टर 5, जो जोखिम उठाता है वही जीतता है। सुरक्षा इंसान को आकर्षित करती है। स्थिर आय, तय दिनचर्या, अनुमानित परिणाम, ये सब मन को सुकून देते हैं, लेकिन यही सुकून धीरे धीरे क्षमता को जकड़ भी लेता है। अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे जोखिम से बचते बचते औसत जीवन को ही स्वीकार कर लेते हैं।
इस अध्याय में बताते हैं कि जीत हमेशा अनिश्चितता के पार मिलती है, सुविधा के भीतर नहीं। जोखिम का मतलब लापरवाही नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि परिणाम पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होंगे। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो, नई दिशा चुनते हो या किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हो, तो निश्चितता गायब हो जाती है। यहीं पर अधिकतर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। डर हमेशा जोखिम के साथ चलता है। यह स्वाभाविक है। तुम्हारा मन तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो संभावित हानि की तस्वीरें दिखाता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या खो सकता है, कितनी मेहनत लगेगी। लेकिन अगर तुम हर बार इसी आवाज के आगे झुक जाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी कभी विस्तार नहीं पाएगी। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी न किसी ने अनिश्चितता को स्वीकार किया है। जिसने नया व्यापार शुरू किया, उसने असफलता का खतरा उठाया। जिसने भीड़ से अलग रास्ता चुना, उसने आलोचना का जोखिम लिया। जिसने सच बोला, उसने अस्वीकृति का खतरा स्वीकार किया। जोखिम के बिना पहचान नहीं बनती और बिना पहचान के प्रभाव नहीं बनता। ये अध्याय ये भी समझाता है कि जोखिम हमेशा बाहरी नहीं होता, कई बार वो आंतरिक होता है। अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देना भी जोखिम है। अपनी सीमाओं को तोड़ना भी जोखिम है। किसी रिश्ते में ईमानदारी से अपनी बात रखना भी जोखिम है। कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, भीतर की जड़ता होती है। जब तुम खुद को बदलने का निर्णय लेते हो, तो तुम्हें अपने पुराने आराम से अलग होना पड़ता है, और यही सबसे कठिन कदम होता है। जो लोग जीतते हैं, वे हर जोखिम नहीं उठाते, बल्कि सोच समझ कर उठाते हैं। वे ये देखते हैं कि संभावित लाभ क्या है और संभावित हानि क्या है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि शून्य जोखिम का अर्थ शून्य विकास है। यदि तुम हमेशा वही करते रहोगे जो सुरक्षित है, तो तुम्हें वही मिलेगा जो सामान्य है। असाधारण परिणाम के लिए असाधारण निर्णय लेने पड़ते हैं। जोखिम तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो और उससे गुजरते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास गहरा होता है। भले ही परिणाम पूरी तरह अनुकूल न हो, अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाता है। हर जोखिम तुम्हें यह सिखाता है कि तुम जितना सोचते हो, उससे अधिक सक्षम हो। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। तुम खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हो जो पीछे नहीं हटता। यह भी सच है कि हर जोखिम सफल नहीं होगा। असफलता आएगी, गलत निर्णय भी होंगे, लेकिन असफलता स्थायी नहीं होती यदि तुम उससे सीख लेते हो। वास्तव में जोखिम से बचकर तुम केवल अस्थायी सुरक्षा खरीदते हो, लेकिन जोखिम लेकर तुम स्थायी विकास कमाते हो। हार का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द वर्षों तक रहता है। इस अध्याय का गहरा संदेश यह है कि जीवन तुम्हें उतना ही देता है जितना तुम दांव पर लगाने को तैयार हो। यदि तुम अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सुविधा, अपनी आदतों को कभी चुनौती नहीं दोगे, तो जीवन भी तुम्हें चुनौती नहीं देगा। लेकिन जब तुम आगे बढ़कर कहोगे, मैं कोशिश करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, तभी तुम्हारे भीतर का वास्तविक साहस जागेगा। जोखिम उठाना मतलब अंधा कूदना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि ठहराव भी एक प्रकार का जोखिम है। जब तुम बढ़ना बंद कर देते हो, तो गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए समझदारी ये नहीं कि खतरे से पूरी तरह बचा जाए, बल्कि ये कि उसे पहचान कर उसके साथ आगे बढ़ा जाए। अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती है जो अनिश्चितता को गले लगाने का साहस रखते हैं, जो अपने डर को स्वीकार करते हैं लेकिन उसे दिशा तय करने नहीं देते, जो सुविधा से ऊपर विकास को चुनते हैं। क्योंकि जीवन के मैदान में वही आगे निकलते हैं जो ये समझते हैं कि बिना दाव लगाए कोई बड़ा खेल नहीं जीता जाता। चैप्टर 6, खतरा और आज की आधुनिक जिंदगी। आज का जीवन देखने में सुरक्षित लगता है। पक्के घर है, नियमित आय है, तकनीक है, सुविधा है, मनोरंजन है।
बाहर से सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन इसी व्यवस्था के भीतर एक ऐसा अदृश्य खतरा छिपा है जिसे अधिकांश लोग पहचान ही नहीं पाते। जॉन विंटर्स इस अध्याय में बताते हैं कि आधुनिक जीवन ने हमें बाहरी खतरों से तो काफी हद तक बचा लिया है, लेकिन उसने हमें आंतरिक रूप से कमजोर बना दिया है। पुराने समय में खतरा स्पष्ट होता था, जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, शरीर को मजबूत रखना आवश्यक था, सतर्कता जीवन का हिस्सा थी। लेकिन आज खतरा आराम के रूप में आया है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, मीठा, सुविधाजनक और इसलिए खतरनाक। जब जीवन बहुत आसान हो जाता है तो व्यक्ति की धार कुंद होने लगती है। संघर्ष की कमी इंसान को सुस्त बना देती है। मानसिक और शारीरिक चुनौती कम होते ही क्षमता भी सिकुड़ने लगती है। आधुनिक दुनिया ने हमें विकल्पों की भरमार दी है, अनगिनत मनोरंजन, अंतहीन जानकारी, त्वरित संतुष्टि। लेकिन यही त्वरित संतुष्टि अनुशासन को कमजोर करती है। जब हर इच्छा तुरंत पूरी हो सकती है तो धैर्य और संयम का अभ्यास समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति असुविधा सहने की क्षमता खो देता है। वो छोटी सी कठिनाई से भी घबरा जाता है। यही असली खतरा है, बिना महसूस किए कमजोर हो जाना। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार रखा गया है कि आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा खतरा बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि आंतरिक निष्क्रियता है। जब कोई व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, चुनौती स्वीकार नहीं करता और स्वयं को लगातार नहीं परखता, तो उसकी क्षमता स्थिर हो जाती है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से आत्मविश्वास घटता जाता है। वो धीरे धीरे अपने ही संदेहों का शिकार बनने लगता है। तकनीक ने जीवन आसान बनाया है, लेकिन उसने ध्यान भंग भी बढ़ाया है। लगातार सूचना, संदेश, स्क्रीन और तुलना के बीच मन शांत नहीं रह पाता। व्यक्ति अपने लक्ष्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उसका समय छोटे छोटे व्याकुलताओं में बंट जाता है। परिणाम यह होता है कि दिन बीतते जाते हैं, लेकिन वास्तविक प्रगति नहीं होती। यही आधुनिक खतरे की प्रकृति है। यह तुम्हें गिराता नहीं, बस रोक देता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि खतरा हमेशा नकारात्मक नहीं होता। नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण चुनौती आवश्यक है। जब तुम जानबूझकर अपने जीवन में कठिन अभ्यास, अनुशासन और जोखिम शामिल करते हो, तो तुम खुद को मजबूत बनाते हो। जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही मन भी चुनौतियों से मजबूत होता है। यदि जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो विकास भी नहीं होगा। आधुनिक दुनिया ने आराम दिया है, लेकिन सम्मान अभी भी उसी को मिलता है जो कठिनाई झेल सकता है। नेतृत्व वही कर सकता है जो दबाव सह सकता है। स्थिरता वही पा सकता है जो अस्थिर परिस्थितियों में भी शांत रह सके। इसलिए खतरे से पूरी तरह बचने की कोशिश करना समाधान नहीं है। समाधान है उसे पहचानना और उसका सामना करना सीखना। ये अध्याय हमें चेतावनी देता है कि यदि तुम स्वयं को चुनौती नहीं दोगे, तो जीवन तुम्हें औसत बना देगा। सुविधा धीरे धीरे महत्वाकांक्षा को कम करती है। निरंतर मनोरंजन लक्ष्य की गंभीरता को कम करता है और बिना उद्देश्य के व्यस्तता वास्तविक प्रगति का भ्रम पैदा करती है। तुम्हें जागरूक होकर यह तय करना होगा कि तुम आधुनिक आराम के गुलाम बनोगे या उसका उपयोग करके स्वयं को और सक्षम बनाओगे। अंततः खतरा बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारी आदतों में छिपा है। यदि तुम हर दिन आसान विकल्प चुनते हो, तो धीरे धीरे कठिन परिस्थितियों के लिए अयोग्य हो जाओगे। लेकिन यदि तुम जानबूझकर कठिन रास्ता चुनते हो, थोड़ा अतिरिक्त प्रयास, थोड़ा अतिरिक्त अनुशासन, थोड़ा अतिरिक्त साहस, तो तुम आधुनिक जीवन के इस अदृश्य खतरे से ऊपर उठ सकते हो। इस अध्याय का निष्कर्ष स्पष्ट है। सुरक्षित दिखने वाली दुनिया में भी सजग रहना जरूरी है। सुविधा का उपयोग करो, लेकिन उसकी आदत मत बनो। चुनौती को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें जीवित, जागरूक और मजबूत बनाए रखती है। जो व्यक्ति आधुनिक जीवन के आराम के बीच भी अपने भीतर संघर्ष की ज्वाला जीवित रखता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। चैप्टर 7, खुद को संभालने की कला। ज्यादातर लोग जीतना चाहते हैं,
आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं, लेकिन वे एक बुनियादी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तुम खुद को संभाल नहीं सकते तो तुम किसी भी सफलता को संभाल नहीं पाओगे। जॉन विंटर्स इस अध्याय में साफ कहते हैं कि असली शक्ति केवल उपलब्धि हासिल करने में नहीं, बल्कि उस स्तर पर टिके रहने में है। और टिके रहने के लिए भीतर का ढांचा मजबूत होना जरूरी है। मानव शरीर और मन एक मशीन की तरह है, लेकिन ये मशीन अपने आप ठीक नहीं रहती। अगर इसे बिना देखभाल के छोड़ दिया जाए तो ये धीरे धीरे अपनी क्षमता खो देती है। थकान बढ़ती है, धैर्य कम होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, निर्णय कमजोर होने लगते हैं। यही वो बिंदु है जहां बहुत से लोग गिरते हैं। वे सोचते हैं कि समस्या बाहर है, काम ज्यादा है, लोग गलत हैं, परिस्थितियां कठिन है, जबकि असली समस्या ये होती है कि उन्होंने खुद को बनाए रखने की कला नहीं सीखी। खुद को संभालने का पहला स्तंभ है शारीरिक अनुशासन। शरीर केवल दिखावे के लिए नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। अगर तुम्हारी नींद अधूरी है, भोजन असंतुलित है और शरीर निष्क्रिय है तो तुम्हारा मन भी भारी रहेगा। मजबूत शरीर केवल ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का संकेत है। जब तुम नियमित व्यायाम करते हो, समय पर सोते हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, तो तुम अपने आप को यह संदेश देते हो कि मैं महत्वपूर्ण हूं। यह संदेश धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है। दूसरा स्तंभ है मानसिक स्पष्टता। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें अनगिनत है। लगातार सूचनाएं, तुलना, शोर, ये सब मन को थका देते हैं। खुद को संभालने का अर्थ है अपने मन को विराम देना सीखना। हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है, हर भावना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। परिपक्वता तब आती है जब तुम किसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहर कर सोचते हो। यही ठहराव तुम्हें स्थिर बनाता है। जिस व्यक्ति का मन बिखरा हुआ है, उसका जीवन भी बिखरा हुआ होता है। तीसरा स्तंभ है भावनात्मक संतुलन। जीवन में अस्वीकृति आएगी, आलोचना होगी, गलतफहमियां होंगी। अगर हर चोट तुम्हें तोड़ दे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद को संभालना मतलब है ये समझना कि बाहरी घटनाएं तुम्हारी पहचान तय नहीं करती। लोग क्या कहते हैं, ये उनके अनुभव और सोच का परिणाम है, तुम्हारी वास्तविकता का नहीं। जब तुम अपनी भावनाओं को पहचानते हो लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते, तभी तुम सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हो। चौथा और सबसे गहरा स्तंभ है चरित्र। अनुशासन, सत्यनिष्ठा, वचन का पालन। ये बातें साधारण लगती है, लेकिन यही तुम्हें स्थिर बनाती है। अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत है तो सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगी और असफलता तुम्हें तोड़ेगी नहीं। लेकिन यदि भीतर सिद्धांत नहीं है तो थोड़ा सा दबाव भी तुम्हें गिरा सकता है। खुद को संभालने की कला का अर्थ है अपने मूल्यों को स्पष्ट रखना और हर परिस्थिति में उन्हीं पर टिके रहना। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि स्वयं की देखभाल स्वार्थ नहीं है। बहुत से लोग दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल जाते हैं। वे अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान सबको देते हैं, लेकिन खुद को खाली छोड़ देते हैं। अंततः वे थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर वही लोग जिनके लिए उन्होंने सब किया उनसे दूर होने लगते हैं। अगर तुम खुद मजबूत नहीं हो तो किसी और के लिए सहारा नहीं बन सकते। इसलिए अपने आप को प्राथमिकता देना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। खुद को संभालना निरंतर प्रक्रिया है। ये एक बार का निर्णय नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर को नियमित देखभाल चाहिए, वैसे ही मन और चरित्र को भी चाहिए। अगर तुम कई दिनों तक अनुशासन छोड़ दोगे तो गिरावट शुरू हो जाएगी। इसलिए स्थिरता बनाए रखने के लिए सजग रहना आवश्यक है। अंततः ये अध्याय तुम्हें यह समझाता है कि असली शक्ति शोर में नहीं, संतुलन में है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकता है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपने चरित्र को संभाल सकता है वही लंबे समय तक ऊंचाई पर टिक सकता है। सफलता पाना एक उपलब्धि है, लेकिन खुद को संभालना एक कला है।
और जो इस कला को सीख लेता है वही जीवन की किसी भी चुनौती के सामने अडिग खड़ा रह सकता है। चैप्टर 8, तुम्हें दूसरों से इजाजत मांगना क्यों बंद कर देना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने फैसलों से कम और दूसरों की राय से ज्यादा चलाते हैं। वे कुछ नया करने से पहले सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, दोस्त समर्थन करेंगे या मजाक उड़ाएंगे, और इसी सोच में उनके सबसे बड़े सपने शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जॉन विंटर्स इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति हर कदम पर अनुमति खोजता है वो कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। इजाजत मांगने की आदत बचपन से शुरू होती है। हमें सिखाया जाता है कि हर निर्णय से पहले पूछो, हर कदम से पहले मंजूरी लो। ये व्यवस्था जरूरी भी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये आदत हमारी पहचान बन जाती है। धीरे धीरे हम अपनी समझ पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हम तब तक कदम नहीं उठाते जब तक कोई और ये न कह दे कि हाँ, ये सही है। यही निर्भरता आत्मविश्वास को कमजोर करती है। सच्चाई यह है कि जीवन में सबसे बड़े फैसले तुम्हें अकेले लेने होंगे। कोई भी तुम्हारी जगह जोखिम नहीं उठाएगा, कोई भी तुम्हारी जगह असफलता नहीं सहेगा। फिर भी हम दूसरों से स्वीकृति चाहते हैं, क्योंकि अस्वीकृति का डर भीतर बैठा होता है। हमें लगता है कि यदि लोग सहमत नहीं हुए तो शायद हम गलत हैं। लेकिन हर नई दिशा पहले असामान्य लगती है। जो व्यक्ति अलग सोचता है उसे शुरुआत में समझा नहीं जाता। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि अनुमति मांगना अक्सर असफलता से बचने का एक तरीका होता है। जब तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहते हो तो तुम्हें अपने फैसले की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। अगर परिणाम खराब हुआ तो तुम कह सकते हो, मैंने तो पूछा था। लेकिन जब तुम स्वयं निर्णय लेते हो तो परिणाम चाहे जैसा हो वो पूरी तरह तुम्हारा होता है। यही जिम्मेदारी तुम्हें परिपक्व बनाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सलाह लेना गलत है। सलाह बुद्धिमानी है, लेकिन अनुमति पर निर्भरता कमजोरी है। सलाह तुम्हें दृष्टिकोण देती है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। जो व्यक्ति हर बार बहुमत की राय देखता है वो कभी अपनी मौलिक दिशा नहीं बना पाता। भीड़ सुरक्षित खेलती है और भीड़ ही औसत परिणाम पाती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे सपने, तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी सीमाएं, इन सबका अनुभव केवल तुम कर सकते हो। इसलिए तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हारी दृष्टि को समझ नहीं पाएगा। कई लोग तुम्हें रोकेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारा बदलना असहज करेगा। कुछ लोग डर के कारण तुम्हें सलाह देंगे कि सुरक्षित रहो, लेकिन सुरक्षित रहकर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। इजाजत मांगना बंद करने का मतलब है अपने निर्णयों पर विश्वास करना सीखना। शुरुआत में यह कठिन होगा, संदेह आएगा, लेकिन हर बार जब तुम बिना बाहरी स्वीकृति के सही कदम उठाते हो तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें हर समय किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा विवेक और तुम्हारा अनुभव ही पर्याप्त है। इस अध्याय का सार यह है कि नेतृत्व बाहर से शुरू नहीं होता, भीतर से शुरू होता है। जो व्यक्ति खुद को अनुमति देता है बड़ा सोचने की, अलग बनने की, जोखिम लेने की, उसी के लिए रास्ते खुलते हैं। यदि तुम हर बार हरी झंडी का इंतजार करते रहोगे तो जीवन की ट्रेन निकल जाएगी। अंत में यह समझना जरूरी है कि अस्वीकृति अंत नहीं है। लोग सहमत न हो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा रास्ता उनका रास्ता नहीं है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, और यही स्वतंत्रता तुम्हें वह साहस देती है जो एक सामान्य जीवन और एक प्रभावशाली जीवन के बीच अंतर बनाता है। चैप्टर 9, बेहतर रिश्तों के लिए सही चुनाव कैसे करें। जीवन में तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी मेहनत से तय नहीं होती, बल्कि उन लोगों से भी तय होती है जिनके साथ तुम अपना समय बिताते हो। बहुत से लोग अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होते हैं, लेकिन अपने रिश्तों को लेकर नहीं। वे ये नहीं समझते कि गलत संगति धीरे धीरे उनकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और दिशा को प्रभावित करती है। जॉन विंटर्स इस अध्याय में बताते हैं
कि रिश्ते केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि वे तुम्हारी पहचान और भविष्य को आकार देने वाली शक्तियां हैं। हर रिश्ता तुम्हें या तो ऊपर उठाता है या नीचे खींचता है। बीच का रास्ता बहुत कम होता है। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो जोखिम से डरते हैं, जो दूसरों को दोष देते हैं, तो धीरे धीरे वही सोच तुम्हारे भीतर भी जगह बना लेगी। दूसरी ओर, यदि तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो अनुशासित है, जिम्मेदारी लेते हैं और विकास को प्राथमिकता देते हैं, तो तुम्हारे अंदर भी वही ऊर्जा जागेगी। इसलिए यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे आसपास का वातावरण तुम्हारी मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। बेहतर रिश्ते चुनने का पहला कदम है स्वयं को समझना। यदि तुम खुद असुरक्षित हो, तो तुम ऐसे लोगों को चुनोगे जो तुम्हारी असुरक्षा को संतुष्ट करें, न कि उसे चुनौती दें। यदि तुम्हारे भीतर स्पष्टता नहीं है, तो तुम केवल आकर्षण या भावनात्मक उत्तेजना के आधार पर निर्णय लोगे। लेकिन स्थायी और स्वस्थ संबंध केवल भावनाओं पर नहीं टिकते, वे मूल्यों और दृष्टिकोण की समानता पर टिकते हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव है। प्रेम, आकर्षण, मित्रता, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि सम्मान नहीं है, तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। जब दो लोग एक दूसरे की सीमाओं, सपनों और प्रयासों का सम्मान करते हैं, तब संबंध मजबूत होता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति लगातार दूसरे को छोटा महसूस कराए, उसकी प्रकृति से असहज हो या उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित करे, तो वो रिश्ता विकास के बजाय बाधा बन जाता है। रिश्तों में चुनाव करते समय एक और महत्वपूर्ण बात है ऊर्जा का संतुलन। क्या ये संबंध तुम्हें प्रेरित करता है या थका देता है? क्या बातचीत के बाद तुम उत्साहित महसूस करते हो या खाली? ये संकेत बहुत स्पष्ट होते हैं, बस हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि कई बार हम अकेलेपन के डर से या पुरानी आदतों के कारण गलत संबंधों को पकड़े रहते हैं। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि सीमाएं तय करना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। यदि तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे, तो अंत में खुद को खो दोगे। स्वस्थ रिश्ते वे होते हैं जहां दोनों पक्ष अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखते हैं। निर्भरता और जुड़ाव में फर्क है। जुड़ाव ताकत देता है, निर्भरता कमजोरी लाती है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता। मतभेद होंगे, गलतफहमियां होंगी। परिपक्व व्यक्ति वही है जो संवाद के माध्यम से समस्याओं को सुलझाता है, न कि चुप्पी या आक्रोश से। बेहतर चुनाव का अर्थ ये नहीं कि संघर्ष कभी नहीं होगा, बल्कि ये कि संघर्ष विकास का कारण बनेगा, विनाश का नहीं। अंततः तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे स्तर को दर्शाते हैं। यदि तुम खुद को ऊपर उठाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दायरा भी बदलता है। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ नए लोग जुड़ेंगे। ये स्वाभाविक है। हर परिवर्तन के साथ सामाजिक दायरा भी बदलता है। इसे नुकसान न समझो, इसे विकास समझो। इस अध्याय का सार यह है कि रिश्ते भावनात्मक निर्णय से ज्यादा जागरूक निर्णय होने चाहिए। सही लोगों के साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा को आसान और अर्थपूर्ण बनाता है। गलत लोगों के साथ जुड़ना तुम्हारी ऊर्जा को बिखेर देता है। इसलिए अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले ये सोचो कि ये व्यक्ति तुम्हारे भविष्य को मजबूत करेगा या कमजोर, क्योंकि अंत में तुम्हारी संगति ही तुम्हारी दिशा तय करती है। चैप्टर 10 और भी बहुत कुछ, अतिरिक्त विचार और जीवन बदलने वाले उपकरण। अब तक तुमने समझ लिया है कि जीत एक निर्णय है, दिमाग एक मशीन है, मिशन दिशा देता है, जोखिम विकास लाता है, आधुनिक आराम छुपा हुआ खतरा हो सकता है। खुद को संभालना एक कला है, अनुमति मांगना कमजोरी बन सकता है, और रिश्ते तुम्हारी दिशा तय करते हैं। लेकिन इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि मानसिक बदलाव केवल विचारों से नहीं आता, उसे मजबूत करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपकरण भी चाहिए। पहला उपकरण है दैनिक आत्मसमीक्षा। हर दिन के अंत में 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने क्या सही किया, कहां मैं कमजोर पड़ा, कल मैं एक चीज बेहतर कैसे कर सकता हूं। यह छोटा अभ्यास तुम्हें जागरूक बनाता है,
अधिकांश लोग वर्षों तक एक ही गलतियां दोहराते हैं क्योंकि वे रुककर खुद को देखते ही नहीं। आत्मसमीक्षा तुम्हें अपने ही व्यवहार का निरीक्षक बना देती है। दूसरा उपकरण है लक्ष्य का लिखित रूप। लक्ष्य केवल दिमाग में रखने से धुंधले रहते हैं। जब तुम उन्हें लिखते हो तो वे ठोस बनते हैं। लिखित लक्ष्य तुम्हें दिशा की याद दिलाते हैं, खासकर तब जब प्रेरणा कम हो। प्रेरणा बदलती रहती है, लेकिन लिखित प्रतिबद्धता स्थिर रहती है। ये तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठकर अनुशासन में रहने में मदद करती है। तीसरा उपकरण है कठिन कार्य को प्राथमिकता देना। हर दिन एक ऐसा काम चुनो जो सबसे कठिन है, लेकिन तुम्हारी प्रगति के लिए आवश्यक है। उसे पहले पूरा करो। ये आदत तुम्हें टालमटोल से बाहर निकालती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब तुम दिन की शुरुआत जीत से करते हो तो बाकी दिन भी मजबूत बनता है। चौथा उपकरण है सीमित विकर्षण। आधुनिक जीवन में ध्यान भटकना आसान है। यदि तुम हर संदेश, हर सूचना, हर तुलना पर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम्हारा ध्यान टूटता रहेगा। समय के कुछ हिस्से ऐसे बनाओ जहां तुम बिना किसी बाधा के काम कर सको। गहरा ध्यान ही गहरे परिणाम देता है। पांचवा उपकरण है निरंतर सीखना। मानसिकता स्थिर नहीं रहती। यदि तुम सीखना बंद कर देते हो तो धीरे धीरे पीछे जाने लगते हो। पढ़ना, सुनना, नए कौशल सीखना, ये सब तुम्हें लचीला और प्रासंगिक बनाए रखते हैं। सीखने की आदत तुम्हें आत्मसंतुष्टि से बचाती है। छठा उपकरण है आंतरिक संवाद पर नियंत्रण। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, यह तुम्हारी पहचान बनाता है। यदि तुम्हारा आंतरिक स्वर हमेशा आलोचनात्मक है तो आत्मविश्वास कमजोर होगा। लेकिन यदि तुम खुद से ईमानदार लेकिन प्रोत्साहित करने वाले ढंग से बात करते हो तो तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। कठोर सच्चाई स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन आत्म अपमान नहीं। सातवां उपकरण है धैर्य। आज की दुनिया त्वरित परिणाम चाहती है, लेकिन वास्तविक बदलाव समय लेता है। यदि तुम हर प्रयास के तुरंत बाद परिणाम खोजोगे तो निराशा मिलेगी। धैर्य तुम्हें स्थिर रखता है। यह समझ कि प्रक्रिया परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण है, तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखती है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि मानसिकता कोई एक बार का उत्साह नहीं है। ये अभ्यासों की एक श्रृंखला है जो तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करते हैं। जो व्यक्ति लगातार सुधार की प्रक्रिया में रहता है वो धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखने लगता है। अंततः ये पुस्तक तुम्हें कोई जादुई सूत्र नहीं देती, ये तुम्हें दर्पण देती है। ये तुम्हें दिखाती है कि ताकत तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे जगाने के लिए अनुशासन, साहस और जागरूकता चाहिए। यदि तुम इन विचारों को केवल सुनकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यदि तुम इन्हें अभ्यास में उतारोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारे फैसले और तुम्हारा भविष्य बदलने लगेगा। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम इन सिद्धांतों को पढ़कर प्रेरित हो सकते हो या इन्हें अपनाकर परिवर्तित हो सकते हो। फर्क केवल क्रिया का है, और वही क्रिया अंततः तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगी जहां आत्मविश्वास दिखावे का नहीं, अनुभव का परिणाम होगा। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है, अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारे अंदर सच में एक नया इंसान जाग रहा है, तो अब सिर्फ सुनकर मत निकल जाना। असली अल्फा वही होता है जो एक्शन लेता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी वो आत्मविश्वास आए, वो निडरता आए, वो प्रभाव आए जो एक सच्चे अल्फा की पहचान है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि तुम सच में अपने ऊपर काम करना चाहते हो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी नई पहचान बना रहा हूं, ताकि तुम खुद से एक वादा कर सको। और अगर तुमने अभी तक ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखो, बाहर की दुनिया तुम्हें एवरेज बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन यहां हम तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए काम करते हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि अगला माइंडसेट बदलने वाला अध्याय तुमसे छूट न जाए। याद रखो, डर खत्म नहीं होता, उसे हराना पड़ता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और अल्फा पैदा नहीं होते,
वे खुद को गढ़ते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपनी सोच को मजबूत रखो, अपने लक्ष्य को साफ रखो और याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है। धन्यवाद।